नमस्ते। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आज से हम एक श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं जो 5 राज्य जा रहे हैं चुनावों में। उनमें से 4 राज्यों में जो राजनीतिक बिंदु उभर रहे हैं, जो इश्यूज़ हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़, उनके बारे में आज हम ये श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बारे में कि छत्तीसगढ़ में क्या बिंदु उभर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जैसा आपको जानकारी है कि भूपेश बघेल रिकॉर्ड तोड़ 67 सीटें लेकर विजयी हुए थे 2018 में, 90 में से 67 सीटें। और आपको ध्यान है कि रमन सिंह जब जीतते थे तो वो 45 से 50 के बीच में ही रहते थे। लेकिन ये देखिए आपके क्या ज़बरदस्त इन्होंने विजय उपलब्धि की। लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे कि वहाँ पर जो समस्याएं आ रही हैं, उसमें जो सबसे बड़ी समस्या और जो आरोप लगता रहता है, विशेषकर से जो विरोधी दल है, और आजकल तो आम आदमी पार्टी उसमें से सबसे आगे आ गई है और भारतीय जनता पार्टी भी लगा रही है, और उनके ऊपर जो सबसे गहरा आरोप लगता है वो लगता है भ्रष्टाचार का। तो क्यों लगता है, उनमें से एक बिंदु आज हम पकड़ते हैं, और वो हम पकड़ते हैं कोयला खनन के बारे में छत्तीसगढ़ सरकार की क्या नीति है। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार के पास एक बहुत बड़ा खजाना है और वो है कोयले का। और आपको जैसा ज्ञात है कि कोयले के बहुत सारे ब्लॉक जो हैं, वो जो भारतीय सरकार का उपक्रम है कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी जो सहायक कंपनियां हैं, जिसमें से SECL काम करती है छत्तीसगढ़ में, साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड, वो उसके बहुत सारे वहाँ पर ब्लॉक हैं। अब कुछ दिनों से, जब से भारत सरकार ने ये एक लक्ष्य रखा कि 1 अरब टन वार्षिक कोयले का उत्पादन करना है, तो कोयले के उत्पादन से संबंधित जो ठेकेदारी की प्रथा थी उसमें कुछ परिवर्तन लाया गया। और परिवर्तन ये लाया गया कि जो भी ब्लॉक्स थे कोल इंडिया लिमिटेड के पास, तो उनको खाली खनन के लिए अलग से ओवरबर्डन हटाने का ठेका देते थे, अंदर खनन करने का ठेका देते थे। तो ये सब छोड़ के उन्होंने एक सिंगल ठेके का एक मॉडल अपनाया जिसको कहते हैं MDO, यानी माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर, और उसकी लंबी लीज़ 50 वर्ष की लीज़ देने का एक ये मॉडल अपनाया। उसमें माइन डेवलपर जो है, जो भी उसको जीतता है उस ठेके को, वो माइन स्वयं डेवलप करेगा, खनन करेगा, बेचेगा, और 50 वर्ष तक उसका जो भी प्रॉफिट है, वो जो कमाएगा उसका हिस्सा जो भी तय होता है, यानी कि जो ठेके से तय होता है, ये जो निविदा से तय होता है, वो देता रहेगा कंपनी को। और हमारी कंपनी इसकी हम बात कर रहे हैं वो है SECL लिमिटेड। तो कोल इंडिया लिमिटेड ने इस तरह के लगभग 50 MDO अनुबंध जारी किए, और 50 MDO अनुबंध जारी किए उसने पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में। अब 50 में से 17 जो अनुबंध हैं वो जारी हुए छत्तीसगढ़ में। और आप ये देखें कि बाकी सारी प्रदेशों में जो MDO के अनुबंध हैं वो सफलतापूर्वक चल रहे हैं, उनमें कहीं कोई समस्या नहीं आ रही है, ना प्रदेश सरकार की ओर से किसी भी प्रकार का उनको समस्या उत्पन्न की जा रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में भारी समस्या आ रही है। छत्तीसगढ़ में स्थिति इतनी विकट हो चुकी है कि अब लोग जो हैं वहाँ पर MDO अनुबंध देने की निविदा देने के लिए ही नहीं आ रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि नीचे के स्तर पर MDO जिसको भी यदि मान लीजिए अलॉट भी हो जाता है, तो वहाँ पर जो लोकल नेता हैं, और लोकल नेता किसके हैं इस समय, किसकी शक्ति है वहाँ पर आप समझ सकते हैं, वो उस MDO ऑपरेटर को काम ही नहीं करने देते हैं। स्थिति इतनी विकट हो गई कि 17 में से एक MDO जो अडानी समूह ने जीता, उसका लगातार SECL
का घेराव किया गया और उनकी राह में इतने रोड़े डाले गए कि एक और जो अनुबंध एसएल लिमिटेड ने जीता था, एसएल लिमिटेड ने उसकी जो उनकी राशि थी, कमिटमेंट अमाउंट जो था वो ही नहीं जमा कराया। अरे भाई क्यों जमा कराए जब पता है कि नीचे पूरा असहयोग है, राज्य सरकार, जो लोकल पार्टी, वो सब वहाँ असहयोग कर रहे हैं, काम नहीं करने दे रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में कौन ठेका उठाएगा? ठेका जीत के भी लोग जो है वो ठेका उठा नहीं रहे हैं। ये स्थिति आ गई है और इससे पूरे देश को नुकसान हो रहा है। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है भाई? एमडीओ से किसी सरकार को या किसी पार्टी को क्या समस्या हो सकती है? अब यह प्रश्न मैं अनुत्तरित छोड़ता हूँ। अनुत्तरित इसलिए छोड़ता हूँ क्योंकि आप इसको स्वयं समझ सकते हैं कि जो वहाँ का जो तंत्र था, जो वहाँ ठेकेदारों का जो जाल था, वो एमडीओ नहीं चाहता है। वो वही चाहता है कि जैसे पहले छोटे छोटे ठेके उठा के एक ही ब्लॉक में और 5-5, 10-10 अलग अलग ठेकेदार बनाए जाते थे। किसी को ओवरबर्डन का यानी ऊपर का हिस्सा हटाने का काम दिया जाता था, किसी को नीचे खनन करने का काम दिया जाता था, कोल यानी कोयला निकालने का काम दिया जाता था। उस तरह से छोटे छोटे भागों में बट के चलता रहे और जो डेवलपमेंट का काम है बेसिक, वो सारा का सारा खर्चा जो है वो एसईसीएल यानी कि जो कंपनी है, मेन कंपनी जिसके पास ब्लॉक है, वो करती है। अब इसमें भाई ये छोटे छोटे ठेकेदारों को पनपाने में क्या इशू है, इसमें क्या समस्या है, आप सोच सकते हैं। मैं किसी भी प्रकार का कोई लांछन नहीं निकाल रहा, मैं सिर्फ आपके सामने तथ्य रख रहा हूं, जिन तथ्यों से आप निष्कर्ष स्वयं निकाल सकने में पूरी तरह से सक्षम है। अब एक और जो ये गठजोड़ है, ये नीचे के स्तर पर, इस गठजोड़ के शिकार जो है, जो स्वयं की सरकारें हैं दूसरे प्रदेशों में, वो भी हो गई गाहे बगाहे। जैसे राजस्थान सरकार, अब आपको पता है कि कैप्टिव माइनिंग के लिए, कैप्टिव माइनिंग का मतलब कि जिनके स्वयं के पावर प्लांट हैं, उनको कोयला उत्पादन करने के लिए, कोयला निकालने के लिए खान देने का यह एक नीति बनाई हुई है केंद्र सरकार की। अब कोयला जो है वो मेजर मिनरल्स में आता है, तो मेजर मिनरल्स का जो कुछ भी है उसमें मेजर मिनरल का जो अलॉटमेंट है वो केंद्र सरकार करती है। अब कोयले में कैप्टिव माइंस जो हैं वो अलॉट की गई राजस्थान सरकार को, और एक दी गई और दूसरी दी जानी है। दूसरे के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की एनओसी चाहिए, छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से प्रपोज़ल जाना है। देखिए जो सिस्टम है माइनिंग डिपार्टमेंट का वो ये है कि प्रपोज़ल नीचे से जाता है और ऊपर जो है वो अप्रूव होता है, तो दोनों का सहयोग चाहिए। अब राजस्थान सरकार को एक ब्लॉक तो है, उसमें कोयला कम पड़ रहा है, उनको दूसरा ब्लॉक चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार उसका प्रपोज़ल आगे अभी तक नहीं भेज रही थी। ऐसी चर्चा है कि संभवतः अब भेजा जा रहा है, लेकिन आप देखिए कि 5 वर्ष हो गए दोनों सरकारों को लगभग, लेकिन 5 वर्ष में लगातार अशोक गहलोत जी के सतत प्रयासों के उपरांत भी अभी तक वो दूसरा ब्लॉक अलॉट नहीं करवा पाए हैं। अब इसमें क्या खेल है भाई? अब ये देखिए कि ये जो दूसरा ब्लॉक, जो ये पहला ब्लॉक और जो दूसरा ब्लॉक है, ये दोनों ब्लॉक इनको सरगुजा ज़िले में मिले। सरगुजा ज़िला आप जानते हैं, ये सरगुजा ज़िला लगता हुआ है ये झारखंड से, और इस सरगुजा ज़िले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेता जो हैं, यानी आप ये समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री के बाद जो दूसरे सबसे महत्वपूर्ण नेता है, उनका उस क्षेत्र में दबदबा है, उन्हीं का वो ज़िला है। और अब उनके ज़िले में भी सब कुछ करने के बाद राजस्थान सरकार और अशोक गहलोत जी जो हैं वो दूसरा ब्लॉक नहीं अलॉट करवा पाए हैं। रोज़ाना 12 रेक की खपत है राजस्थान की, और जब अपनी कैप्टिव माइन नहीं होती तो दूसरे जो कोयला खदान वाले जो ट्रांसपोर्टर हैं, लॉजिस्टिक्स हैं, उनके सहारे
रहना पड़ता है। अब तो ये भी है पॉलिसी कि भाई आपकी कैप्टिव माइन पे आप अपना पावर प्लांट लगा के डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी इवैक्यूएट कर सकते हैं, लेकिन दूसरा ब्लॉक मिले तब ना। अभी तो सारा का सारा उन्हीं रेक में और ट्रकों से माल ले जाया जाता है रेलवे की साइडिंग पर, और वॉशरीज़ में उसको वॉश करके उसको लोड किया जाता है। तो जम के कमाई हो रही है ट्रक ऑपरेटर्स की, और जम के कमाई हो रही है कोल वॉशरीज़ की। और ये कोल वॉशरीज़ और ट्रक ऑपरेटर जो हैं, ये फंडिंग का एक बड़ा माध्यम है। तो यह प्रश्न उठता है कि भाई 5 वर्ष क्यों लगा दिए, अभी तक राजस्थान सरकार को अलॉटमेंट पूरी तरह से क्यों नहीं हो पाया है। कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने हरी झंडी दे दी है, लेकिन वो हरी झंडी दे दी है, वो इतना लेट दी है कि भाई अशोक गहलोत जी तो चले जाएंगे, और वो ब्लॉक अलॉट होगा भी तो उसका क्या होगा। तो ये कुछ प्रश्न हैं और इनको हम आपके सामने रखते हैं, इन पर विचार करें, इनका उत्तर खोजें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।